सोसाइटी ने बहुत कुछ लिया है आपसे, इसीलिए आप हमको लग रहा है बहुत कुछ अच्छा देना नहीं चाह रहे हो सोसाइटी को। कि मैं उठ के कह दूं आज मैं राजा बनने योग्य हूं तो मैं तो हूं ही नहीं। मैं तो एक हरामखोर व्यवस्था के अंदर जन्मा हुआ व्यक्ति हूं। मैं कई साल से आपको सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपको ठाकुरों का टाइकून भी माना जाता है। एक्चुअली में ये छात्रवाद है क्या? ये छात्रवाद नहीं जो कि आपके छात्रों से रिलेटेड, ये उस परंपरा के अंतर्गत आता है। ये वाद नहीं, ये एक जीवन शैली है। आखिर ये धर्म है क्या और ये किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है? आपके किचन में एक चाकू रखा है जिससे आप सब्जी काट सकते हैं। उसी चाकू को आप किसी गर्दन पे मारेंगे तो उससे उसी गर्दन पे घाव हो सकता है, लेकिन गर्दन काटने का काम तलवार का है। इसी तरह से ये जो क्षत्रिय समाज में जो लोग पैदा हो रहे हैं बाय बर्थ, उनका राइट है छात्र धर्म का पालन करने का। करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेटर यही होगा कि सर काटने का काम यदि तलवार का है तो तलवार ही सर काटेगी ना। व्हाट इफ योर कम्युनिटी वैनिशेस आउट? ड्यूटी ये है ना कि फाइट टिल दी एंड। अभी हाल ही में आपने देखा वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कैसे बुरखा उस लेडी का। तुम जा रही हो एक सरकारी पद को अटेंड करने, उसके बाद में मुंह छिपा के जा रही हो तो ये तो नहीं चलेगा ना। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जी के बारे में ये बात कही जाती है कि शाम होने पर नीतीश कुमार के सामने अगर एक बांस पे साड़ी लपेट के रख दी जाए तो वो उस पर भी चढ़ जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, बिहार के ही लोग कहते हैं, उनका बेटा चिल्लाता है। नमस्कार, मैं ईशान। आज बेलगाम बंदा के इस एपिसोड में गिलास उल्टा कर दिया गया है। होस्ट आज गेस्ट है, गेस्ट आज होस्ट है। आज प्रश्नों की बौछार मुझ पे होगी और बौछार करने वाले जीव का कह सकते हैं इंट्रोडक्शन वो खुद देगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। बस इतना बता देना चाहता हूं कि उड़ती चिड़िया के पर देख के बता देता है नर है की मादा। अब सोच लीजिए कितनी खतरनाक नजर है भाई साहब की। आगे आप देखिए। नमस्कार दर्शकों, आज मैं अधिवक्ता ठाकुर हर्ष सिंह एक होस्ट के नाते, एक इंटरव्यूअर के नाते इस टाइम समाज के जाने माने व्यक्तित्व, ठाकुरवाद की बात करने वाले, छात्रवाद की बात करने वाले, सारी सामाजिक गतिविधियों में जिनका आगे बढ़ चढ़ के चलन रहा है, हमारे प्रिय बड़े भाई ईशान प्रताप सिंह सेंगर हमारे साथ में बैठे हुए हैं। और आज मैं इनसे कुछ सवाल इनकी छात्रवाद विचारधारा पे पूछूंगा, इनके आध्यात्म पे पूछूंगा, ये समाज को किस तरीके से शेप देना चाहते हैं उस तरीके से पूछूंगा, और ये किन लोगों से प्रेरित होते हैं और किन लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं और किस समाज के करना चाहते हैं, उन सारे चीज़ों का जवाब पाना चाहूँगा। मैं शुरुआत करता हूँ इस इंटरव्यू का राउंड। महोदय, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाह रहा था। मैं कई साल से आपको सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बहुत बड़ी जनता आपको ऑब्जर्व कर रही है। आपको एक लेवल पे ठाकुरों का टाइकून भी माना जाता है। एक्चुअली में ये छात्रवाद है क्या? और आप इसके समर्थन में इतने समय से क्यों हैं? और ये हिंदुइज्म से कैसे अलग है? पहली चीज तो आपको समझना पड़ेगा, जब आप उसको हिंदुइज्म कहते हैं तो इसको कहीं ना कहीं आप एक फॉरेन आइडियोलॉजी का कह सकते हैं जन्मा हुआ मान रहे हैं। हिंदुइज्म जो टर्म है वो हमको हिंदू शब्द ही बाहर से मिला हुआ है, और जब उसको इज्म के साथ जोड़ते हैं तो वो आप एक तरीके से एक विदेशी विचारधारा की दी गई धारणा के अनुसार उसको देख रहे हैं। दूसरी भी बात जो आपने बोली छात्रवाद की, तो छात्रवाद मतलब ये छात्रवाद नहीं जो कि आपके छात्रों से रिलेटेड है। ये शास्त्रीय परंपरा में, हमारे वेदों में, शास्त्रों में जिस छात्र धर्म को जो कहा जाता है, ये उस परंपरा के अंतर्गत आता है। ये वाद नहीं है, ये एक जीवन शैली है। तो इसको वाद को के कैटेगरी में आप मत डालिए। और ये एक तरीके से मैं जिस वर्ग से आता हूँ, जिस समाज से आता हूँ, उसके उत्थान हेतु एक विचारधारा है कि थोड़ा सा आप अपनी मूल परंपराओं की ओर, अपने मूल कार्यों की ओर बढ़ें। और उन चीज़ों को ये प्रमोट करता है। ये किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता है, ये किसी को तोड़ने मरोड़ने या डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है। लेकिन यदि कुछ अगर हमारी पर्सनल स्पेस में आएगा तो भाई उसको पीछे हटना पड़ेगा। चाहे वो किसी की धार्मिक विचारधारा हो, व्यक्तिगत विचारधारा हो, या उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी हो। अगर मेरी पर्सनल स्पेस में घुसेंगे, मेरे रिलीजियस पर्सनल स्पेस में घुसेंगे, तो वो चीज़ फिर उनके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए समस्या उत्पन्न करेगी। जैसा कि आपने कहा कि ये एक वाद नहीं है, हम्म। छात्र धर्म है, जो कि हमारे वेदों में इसके बारे में लिखा गया है, इसके बारे में समझाया गया है। आखिर ये धर्म है क्या? और ये किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है, या फिर समाज के कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इस धर्म का पालन कर सकते हैं? देखिए, आपके किचन में एक चाकू रखा है जिससे आप सब्जी काट सकते हैं। उसी चाकू को आप किसी गर्दन पे मारेंगे तो उससे उसी गर्दन पे घाव हो सकता है, लेकिन गर्दन काटने का काम तलवार का है। तो वो चाकू एक वैकल्पिक व्यवस्था हो गई। और
इसी तरह से ये जो बाय बर्थ धर्म मिलता है आपको, जो आपके जन्म अनुसार आपको वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मिलता है, ये वो है। बाय धर्म जो आपने बोला, बाय बर्थ जो हम लोग को मिलता है, यानी कि मैं अगर एक क्षत्रिय खानदान में पैदा हुआ तो मैं क्षत्रिय, कोई यादव खानदान में हुआ तो यादव, कोई मुसलमान में हुआ तो मुसलमान। उस हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय समाज में जो लोग पैदा हो रहे हैं बाय बर्थ, उनका राइट है छात्र धर्म का पालन करने का, ड्यूटी है। ड्यूटी है, अन्य किसी जात की नहीं है। करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेटर यही होगा कि सर काटने का काम यदि तलवार का है तो तलवार ही सर काटेगी ना। लेकिन अगर सर, किचन के आप नाइफ से भी काट सकते हैं, आप बेसिक टूल से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस किसकी रहेगी? ठीक है, लेकिन सर जैसे आज के लोकतांत्रिक समय में जैसे भारत इतना बड़ा देश हो गया है, और अब के समय पे ऐसी बात करना कि बाय बर्थ हमको एक धर्म मिलता है, एक ड्यूटी मिलती है जिसका हमें पालन करना चाहिए। इस विचारधारा पे ऐसा नहीं है कि भारत पहले नहीं चला है, चल के ही यहाँ तक आया है। कहाँ तक आया है? जहाँ तक भी आपको लग रहा हो कि अभी बहुत कुछ आगे पाना है। 1947 में भारत बना, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार बना। छात्र धर्म की विचारधारा उसके 200 साल पहले से डाइल्यूट की जा रही थी। शाक्त धर्म विचारधारा जिसको भारत में हाँ, थी। राज धर्म, राज जो आपकी जिसको लोग तथाकथित सामंतवाद कहते हैं, वो शाक्त धर्म की विचारधारा से ही पोषित था। उसको डाइल्यूट किया गया और फिर आपको एक ऐसा देश बना के दिया गया जो कहा गया कि भाई एक लोकतांत्रिक देश है। उसके बनने से पहले ही वो देश दो हिस्सों में बांट दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हम्म, उसके बाद में मजहबी विचारधारा के चलते कुछ ऑन रिकॉर्ड 15 लाख हिंदुओं का वहाँ पे नरसंहार, बलात्कार, तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। वट एवर दो, ना हिंदू भी नहीं कहेंगे, काफिरों की, ठीक, काफिरों की आपको देखने को मिलती हैं। तो वो एब्सेंस ऑफ छात्र धर्म था, और अगर इसे कोई भी पालन कर सकता था तो किसी और ने पालन क्यों नहीं किया? लेकिन आपके अनुसार भारत में किसी भी समय काल पे किसी भी राजा ने या किसी भी प्रजा में छात्र धर्म का पालन हुआ है? क्योंकि अभी आपने कहा कि बिल्कुल हुआ है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे उदाहरण के तौर पे क्या है, आप राम काल से लेके लगातार आप 17th सेंचुरी तक आइए, आपको दिखेगा। लेकिन सर समस्या इवन 18वीं सेंचुरी तक में आपको 1857 तक, उसके बाद तक कई राजाओं का ऐसा मिल जाएगा, छोटे बड़े, कि उन्होंने पालन किया। परंतु जब एक पूरा ढांचा खराब हो जाता है, जब पूरा एक समाज खराब हो जाता है, तो एक व्यक्ति के सही करने से सब कुछ सही नहीं, वही मेरा अगला प्रश्न था कि जैसे छात्र धर्म का पालन करना आप बता रहे हैं ड्यूटी है या फिर एक रेमेडी भी है जो प्रॉब्लम्स आज की कम्युनिटी में चल रही हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि जिन राजाओं ने पालन किया उनका तो साम्राज्य खत्म हुआ ही हुआ, और वो कुछ स्थापित भी ऐसा नहीं विशेष कर पाए ऐसा है कि छात्र धर्म के नाम पे? 1857 के पहले और बाद तक आप देखेंगे कि जो भारतीय सामंती व्यवस्था थी वो लगातार युद्ध में रही, और युद्ध में ऐसे रही कि आप जैसे राजस्थान के रीजन में देखेंगे तो वो बाहरी आक्रांताओं से भी लड़ रहे थे, इंटरनल क्लैशेस भी चल रहे थे, मराठीज भी अटैक लगातार कर रहे थे, लूटमार करते थे, चोरी चकारी, लूटमार, गोबर के ऊपर तक चुरा जाना। तो और प्लस बीच बीच में लोग भी, जैसे होती है जनता जो होती है, वो भी कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जा रही थी, और चंद सोने के सिक्कों के लिए वो आक्रांताओं के साथ मिलके गद्दारी भी करती। तो एक तरीके से पूरा एक ढांचा खराब हो चुका था। अ, हमारे देश की जो धार्मिक बागडोर संभालने वाले मंत संत महंत थे, उनमें भी लालच आ चुका था, और फिर सूफिज़्म और तमाम विदेशी विचारधाराओं का भी प्रभाव जनता के बीच में पड़ा, सेकुलरिज्म जो होता है वो धीरे-धीरे आ गया। तो ये कई सारे फैक्टर्स रहे। बात ये होती कि राजा ने अपना, राजा का छात्र का धर्म तो छात्र धर्म को तो निभाया, प्रजा अपना धर्म नहीं निभाई। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर, और आज भी नहीं निभा रहे हैं लोग। आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि हमारे देश में लोग फंडामेंटल राइट्स के लिए तो पागल रहते हैं, पर अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कोई फुलफ़िल नहीं करता। सही बात। आप वोट अपनी जात देख के करते हैं। जी। तो आपसे बड़ा हरामखोर है कौन दुनिया में? लेकिन आप भी तो एक कास्ट पर्टिकुलर थ्योरी को फॉलो करने की बात करते हैं। जैसे ऐसे अगर कैसे? किसी समय पे छात्र धर्म का पालन हुआ, वो व्यवस्था नहीं चली। अब आपको लगता है मैं दोबारा से अगर समाज में वो चीज़ों का पालन होगा तो क्या ये व्यवस्था चलेगी? नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगी। ऐसा कोई गारंटी ऐसे नहीं या चल ऐसा? पाएगी। इट टेक्स टाइम, 3 जनरेशन। आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वो माइंडसेट डालना पड़ेगा। हम कह दें कि मैं उठ के कह दूँ आज मैं राजा बनने योग्य हूँ, तो मैं तो हूँ ही नहीं। मैं तो एक हरामखोर व्यवस्था के अंदर जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझ में और आम जनता में उतनी हरामखोरी भरी हुई है। मैं हो सकता है थोड़ा कम हरामखोर हूँ, जनता ज़्यादा हरामखोर है मेरी। हो सकता है नैतिक मूल्य उनसे थोड़े बेहतर हों, लेकिन मैं हूँ तो उस हरामखोर जनता के बीच से ही निकला हुआ व्यक्ति।
तो मेरा तो शुद्धिकरण होना चाहिए, आपका शुद्धिकरण होना चाहिए, समाज का शुद्धिकरण होना चाहिए। So you do not believe in this system. आई बिलीव दैट वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स, और रूट्स के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वो पारंपरिक व्यवस्था क्या थी। बट एक थिंग यहाँ पे एक फंसती क्या है कि इफ यू डू नॉट बिलीव इन दिस बिलीफ सिस्टम, सो दिस इज ऑल्सो अ बिलीफ सिस्टम ही ना, कि छात्र धर्म का पालन करके ही उद्धार हो सकता है। आप ये भी तो एक कुछ तो भरोसे की करोगे, व्यवस्था है। कुछ तो करोगे। दर्शन शास्त्र के चक्कर में पड़े पड़े पागल होना है। एक चीज तो आपको पकड़नी पड़ेगी ना, राम को पकड़ो, रावण को पकड़ो, कुछ तुम पकड़ोगे। तुम्हें कुछ पकड़ना है, तो मैंने एक चीज पकड़ रखी है। आपको अच्छी लगे ठीक है, नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे भुजाओं में जोर होगा, मेरी विचार में शक्ति होगी, लोग मेरे साथ आएंगे, डिस्पाइट देयर कास्ट, देयर रिलीजन, व्हाटएवर दे बिलीव इन। क्योंकि मैं एक चीज ऑफर कर सकता हूँ, एक बेटर फ्यूचर। मेरी आइडियोलॉजी मुझे आपको एक बेटर फ्यूचर, मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं आपके बाद की पीढ़ी के लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं उसके बाद की पीढ़ी के लिए अच्छा करूंगा, उसके बाद की पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा करूंगा। मैं एक स्टेबिलिटी देना चाहता हूं जो आने वाले कम से कम 1000-10,000 साल तक चले, और उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमारी बाद की पीढ़ी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी पीढ़ियों ने, अगर देखा जाए पिछले 4-5-10 पीढ़ियों ने किया ही क्या है। 3-4 पीढ़ी तो हमारी विशुद्ध हरामखोर है, सेल्फिश है, दे नेवर केयर्ड अबाउट एनीथिंग। आप 1970 से देखिए, 75 से देखिए, हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन ओरिजिनेट फिर से वही करेगा कि जिस छात्र धर्म को आप चलाने की बात कर रहे हैं, ये बात आपकी सही है कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक समय था जब भारत में जब अंग्रेज घुसे, अंग्रेज भी खाली एक जहाज लेकर के घुसे, मुश्किल से एक गोडाउन लिया, 4 आदमी रखे, पूरा भारत कब्जा में लिया। भारत धर्म के रास्ते पे तब भी था, ऐसा नहीं था कि नहीं था। माना कि यूरोप मक्कार था, पश्चिमी मक्कार थे, लेकिन उनके पास तकनीक थी, विज्ञान था, जो कि धर्म से बहुत ऊपर उनको लेके गया। आज के समय पे भी देखा जा सकता है, भारत कल्चरली रिच रहा, रिलीजियसली रिच रहा। इसी की ये वजह है कि आज भारत ऐसा है। क्या ये बात से आप सहमत हैं? देखिए, आपको पहली चीज समझना पड़ेगा, अंग्रेज भारत में नहीं घुसे थे। अंग्रेज छोटे छोटे देशों के एक समूह के क्षेत्रफल में घुसे थे। वो एक भारत तो था नहीं, ठीक है, वो कई सारे छोटे छोटे देश थे। अंग्रेजों ने पूरा भारत भी कभी कैप्चर नहीं किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए, बिजनेस डील्स करी, और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उसके बाद लेटर ऑन वो ब्रिटिश राज में धीरे 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 कन्वर्ट हुआ। और उस चीज में भी आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने व्यक्तिगत लाभ देखा, कुछ लोगों ने सामाजिक संरचना देखी, बहुत सारी चीजें हैं। आप आज भी भारत के कई क्षेत्रों में चले जाएंगे, जैसे कि आप एक एक दफा देखेंगे तो जयपुर और मेवाड़ के बीच में भी लोग एक दूसरे के प्रति दुर्भावना आज के समय हल्की फुल्की दिख जाती है, क्योंकि वो एक समय पे एनिमी स्टेट्स थे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ उधर की बात नहीं कर रहा, इधर यूपी में भी बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं, बिहार के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स रहे जिनके मतलब उस समय स्टेट्स रहे, अब तो एक ही पार्ट है, जिनके बीच में युद्ध था, और एक प्रकार की हीन भावना भी रहती थी लोगों के अंदर में कि अरे वो ये उधर का, ये इधर का। तो उन्होंने उस चीज को देखा एक तरीके से, उन्होंने देखा कि इसको हम आराम से इसका फायदा ले सकते हैं, इस डिवीजन का। तो उन्होंने उस डिवीजन को अच्छे से, कह सकते हैं, वहां पे इन्होंने जितना खनिज निकाल सकते थे निकाला, और क्या कहें। बट ऐसी फोर्सेस तो आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, आगे भी एग्जिस्ट करेंगी। देखिए, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर इंडिया? इंडिया इसमें सोल्यूशन कैसे निकाले? सॉल्यूशन है। बड़े बड़े पदों पे वो लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने गद्दारी की भारत से ब्रिटिश के टाइम पे, वही बैठे हुए हैं, वही बैठे भी उन्हीं हुए की हैं। औलादे बैठी हुई हैं। और जो भारत में काबिल वाकई में जो थे, जो लोगों में वाकई में बदलाव ला सकते थे, धर्म के रास्ते पे आ सकते थे, उनको भारत से निकाल दिया। तो क्या भारत अच्छी चीजों को लेता ही नहीं है? अब देखिए, मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, भारत में मुसलमान है, जी। क्यों है? सवाल ये है क्यों है? जब आपने धर्म के आधार पर देश बांट दिया तो क्यों है? वो बाय चॉइस था उस बाय टाइम पे। चॉइस था, ऐसी चॉइसेस की अलाउंस क्यों दी गई जब आपने धर्म के आधार पर देश बांट दिया? या तो बांटते ही नहीं। नहीं, बट मुस्लिम भी तो ऐसा तो है नहीं कि रीसेंट बैक आए थे। वो तो मोहम्मद बिन कासिम के समय से फिर उनकी तो जब परिवार तुम्हारे फैलने लिए शुरू एक हुए। अलग लैंड दे दी गई, वहां पे तुमने अपने देश के अंदर एक सिंगल हिंदू छोड़ा नहीं, जो छोड़ा है उनका शोषण करते हो, तो यहाँ पे तुम क्यों बैठे हो? जाओ तुम अपने देश में, ये तुम्हारे देश है ही नहीं। तो ये एक बड़ी गलती थी। दूसरी चीज कि हम भारतीयों की माइंडसेट, बुद्धि दोगली है, और उसको क्लियर करने का एक तरीका है एक छत्र राज। डेमोक्रेसी ना आपके डीएनए में है, ये जो ये वाली है, ना आप इसके लायक हैं, और ना आप ये डिजर्व करते हैं। अगर आपके मॉडल को एक बार फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी लेते हैं, तो फिर क्या ऐसा मॉडल बनने के बाद भारत के मुसलमानों को खतरा है, नहीं, या लोअर कास्ट लोगों को खतरा है? लोअर कास्ट को तो मेरे मॉडल में सबसे ज़्यादा फायदा है। अगर मेरे मॉडल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जितनी भी जॉब अकॉर्डिंग टू दी वर्णाश्रम धर्म आती है, जिसमें टॉप लेवल के इंजीनियर्स तक हो गए,
आपकी मेजर इंडस्ट्रीज हो गई, वो तो शूद्रों के हाथ में चली जाएंगी। 75% तो इकोनॉमी हम उनके हाथ में उठा के पकड़ा देंगे, तुम लोग पकड़ो। लेकिन ये वही शूद्र हैं जिनके साथ अन्याय अपर कास्ट के लोगों ने इतना किया कि उनकी हालत भाई आज़ादी के ऐसा समय पे ऐसा रिजर्वेशन है जैसा कि सिस्टम एक बनाना पड़ा। ऐसा है वो क्या इतनी आसानी से भरोसा करेंगे आप पे? भाई, हम किसी को भरोसा दिलाने के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य पे हैं। हमें किसी को भरोसा नहीं दिलाना है ना। भाई आपको मुझ पर भरोसा करना है, करिए। मेरे साथ जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से, मेरे पास साथ में हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग भी जो मुझसे सहमत होते हैं वो मिलते हैं, मुझसे जुड़ते हैं। मैं किसी को भरोसा दिलाने के लिए नहीं चल रहा हूँ। आई एम डूइंग माई वर्क। क्योंकि मैं अगर यहाँ बाबा बन के, संत बन के आपको कन्विंस करने जाऊंगा तो आई कैन नॉट कन्विंस एवरी सेकंड इडियट। और मुझे मुझे हाँ, लोगों को कन्विंस करना भी नहीं है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, क्यों करूँ कन्विंस मैं? जब तुम्हारा पास में अगर लगता है कि तुम्हारे पास में बेटर ऑप्शन, तुम जाके उस पर काम करो। मेरे पास, मुझे लगता है मेरा ऑप्शन बेटर है, मैं अपने ऑप्शन पे काम कर रहा हूँ, एंड द बेस्ट वन विल विन। ये आपको नहीं लगता कि सोसाइटी के लिए थोड़ा-सा डेंजरस हो सकता है? क्योंकि अभी आप एक लेवल पे हो, कल को आप एक राष्ट्रीय लेवल पे बात करोगे, तो लोग आपकी बात से प्रभावित तो होंगे। उदाहरण के तौर पे सोसाइटी के लिए तो वो भी डेंजरस है ना, कि एक लड़के को फर्जी इल्जाम लगाया जाता है, उसके बाद में उसको पीटा जाता है, उसकी खाल में कीलर ठोक के उसको जला दिया जाता है, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और भारतीय मुसलमान कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, तो कमेंट करते हैं, सोसाइटी हार्ट रिएक्ट करते हैं। पहलगाम में पे अटैक होता है, उसको लोग हार्ट रिएक्ट करते हैं। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट पे हाहा रिएक्ट करते हैं। तो ये भी तो सोसाइटी के लिए बुरा है ना। ऐसे लोगों के हृदय में अगर डर बैठ जाए कि तुम अगर मेरे देश के लोगों के मरने के ऊपर ताली बजा रहे हो, तो तुम्हारी छाती चीर के, तुम्हारा दिल निकाल के कुत्तों को खिलाते हुए, सुअर को खिलाते हुए मैं भी डालूं और उस पर भी लोग हार्ट रिएक्ट करें। मैं तो इस बार इस चीज को मानूंगा ना कि तुम अगर खुश हो सकते हो मेरे लोगों के मरने पे, तो मैं भी तुम्हारी नस्ल को मिटा के खुश होना चाहूंगा। ये थोड़ा-सा आपका अपना और ये पराया वाला जो है, ये मैं बात आपकी समझ रहा हूँ। ये बहुत लोगों का आज के अरे समय कोई पे हिंदू कर दे, कोई राजपूत भी ये काम करेगा, उस पे लेगा, तो उसके साथ भी यही मैं करना प्रीफर करूंगा। हुँ, कुत्तों से समझौता थोड़े होता है। मैड डॉग्स गेट पुट डाउन, ये डू नॉट एंड आर्ग्यू विद देम ना। डॉग्स आर डिफाइंड मैड डॉग्स, डॉग्स, मैड डॉग, डिफाइन मैड डॉग्स, दीज़ वन जो वो पहलगाम पे वो लव रेबीज रिएक्ट कर वाले रहे हैं। कुत्ते होते हैं ना, हुँ, जिनको काटना बहुत अच्छा लगता है, जो बीमारी फैलाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपकी विचारधारा ऐसी है कि आपको सलाह देने के तो योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको एक सलाह दूँगा कि वेदों से और उपनिषदों से ज़्यादा बुद्धिमान या ज़्यादा सामर्थ्य अभी भारत काल में कोई भी नहीं है। भारत काल क्या, विश्व काल में भी कोई नहीं है। और जो-जो इनको पढ़ा है, जिन्होंने इनका अध्ययन किया है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी परछाई में चलता है। आप आज अगर वेदों में जाएँगे, आपको वेदों में कई तरीके के दर्शन मिलेंगे। मैं आपसे नास्तिकता पे भी बात कर सकता हूँ, लेकिन आपका जवाब ये रहेगा कि मैं ताकतवर हूँ। तो इसलिए तो इस बात को फिर यहाँ मुझे ख़त्म देखिए करना पड़ेगा। देखिए, नास्तिकता पे आप जाइए, आप किसी चीज पे जाइए, जब तक आप मेरी पर्सनल स्पेस में नहीं आ रहे हैं, आप खुश हैं, सेफ रहिए। मैं तो आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं नहीं मतलब सनातन के ऊपर में मैं बात ये कर रहा एक हूँ। समाज के तौर पे आप थ्रेटनिंग वॉइस में बात कर रहे हो, ये पता नहीं क्यों? देखिए, मैं यहाँ से निकल के सेफ हूँ ना। सठे साठ्यम समाचरित, सठे साठ्यम समाचरित। और एक बुद्धिस्ट मंक हैं, उन्होंने एक ही चीज कही थी कि यू कैन नॉट स्लीप कामली विद अ मैड डॉग। हुँ, बुद्धिज्म जो है वो अहिंसा का मार्ग सिखाता है, बट उन्होंने, एक बुद्धिस्ट मंक कहता है कैन नॉट स्लीप विद अ मैड डॉग, तो वो हिंसा की भी बात कर रहे हैं। हुँ। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को एकदम गहराई समझना पड़ेगा कि अहिंसा का मार्ग बिना शस्त्र रखे आप चल ही नहीं सकते। आप अहिंसक होने के लिए डोडो चिड़िया जैसे यदि बन जाएंगे, तो एक दिन एक सेनानियों का कह सकते हैं जहाज आपके घर पे आएगा, आपके आइलैंड पे आएगा और मार मार के आपको पूरा खा जाएगा। हुँ, हम शेर को नहीं खाते, इसका ये मतलब नहीं शेर हमें नहीं खाएगा। हमारे पास में नाखून नहीं हो, नुकीले दांत नहीं हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला छोड़ देगा। हुँ। शक्ति तो चाहिए, पावर चाहिए, हिंसक तो आपको दिखना होना पड़ेगा। लेकिन लड़ाई अगर धर्म बचाने की है, तो धर्म के अनुसार अरे ही व्यक्ति धर्म को चलेगा। बचाने की लड़ाई लड़ने वाला होता को धर्म को बचा। धर्म का पालन कैसे करना है, नहीं करना है, इसकी बात आप जल्दी करते नहीं हैं, कि क्या कोर्स मैं ऑफ क्यों एक्शन। बोलूं, मैं कैसे बता दूं धर्म का पालन कैसे करना? मैं बोल दिया कि 3 पीढ़ी लगेगी, तीसरी बट इफ यू आर नॉट टीचिंग देम एबीसीडी, तो फिर आप कन्विंस तो कैसे करोगे कि कल एबीसीडी को जिसको स्वॉर्ड उठा सीखनी लो? होगी वो आएगा, व्यक्तिगत मिलेगा, समय देगा, हमको समझेगा, हम उसको समझेंगे, हमें लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, इनको हम उस मार्ग की में, उस दिशा में ले जा सकते हैं, तो हम लेके जाएंगे। अब ऐसे ही आते जाते मैं किसी के हाथ में उठा के सब कुछ पकड़ा दूं तो नहीं चलेगा ना। ऐसा ना हो जाए कि कल को बहुत बड़े सामर्थ्य में लोग आपके पीछे खड़े हो जाएं, लेकिन वो इतने अज्ञानी रहें कि उन्हें ये ना पता हो किस दिशा में तलवार चलानी है।
नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ स्टूपिड इन लार्ज नंबर। बेवकूफों की भी अपनी उपयोगिता है। सिर्फ बुल बन सकते हैं वो, बुलडॉग नहीं। तो कुछ भी बने, उनकी उपयोगिता है ना। बुल को आप हल्के में ले रहे हैं? हल्के में ले रहे हैं? खेत जोत देता है, फसल उगा देता है, हल्के में ले रहे हैं बुल को आप। रहता फिर भी बैल है। खैर, पर्सनल ग्रजेस हैं सोसाइटी से ऊपर उठने की आपकी, ऐसा जो लगता है आपकी बातों से। सोसाइटी ने बहुत कुछ लिया है आपसे, इसीलिए आप, हमको लग रहा है, बहुत कुछ अच्छा देना नहीं चाह रहे हो सोसाइटी को आप। देखो, ग्रज के बिना तो मर्द मर्द नहीं हो सकता। मतलब जिस आदमी के अंदर ईगो नहीं है, जिस आदमी के अंदर सात्विक अहंकार नहीं है, बिल्कुल। तो वो ना तो ग्रोथ दे सकता है, ना ही गाइड कर सकता है, ना ही उसके पीछे लोग चलेंगे। खुन्नस तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए भाई, क्योंकि पग पग पे हर इंसान के साथ कहीं ना कहीं गलत होता है। कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करके यही जीवन है कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना, हिसाब तो फिर भगवान को भी देना पड़ेगा। अगर मेरी नियति ऐसी लिखी है, अगर भाग्य मुझसे मंजूरी नहीं रखता है, तो मैं भाग्य से भी कोई मंजूरी नहीं रखूंगा। भले ही 4 दिन को सही जीवन फिर कर्ण की भांति जी लेंगे, भले धरा के विरुद्ध तैरना पड़े, भले ईश्वर के रथ को हमें 3 बाण, एक बाण पे हम 3 हाथ ही पीछे फेंक पाए, हम फेंकेंगे जरूर। फिर लड़ा जाएगा तो फिर शिद्दत से लड़ा जाएगा। वैसे भी समझौता करने वालों का मित्र कौन होता है? ये धर्म की लड़ाई, कहाँ धर्म की लड़ाई है अभी? ये धर्म की ही लड़ाई है। ये स्वधर्म की लड़ाई है, जो मेरे हिसाब से ये मेरा निजी, स्वयं का धर्म है। हाँ वही स्वधर्म की लड़ाई है। ये स्वधर्म की लड़ाई है, लोग धर्म खत्म करने के लिए। ठीक है, लोग धर्म भी कुछ अच्छा नहीं है, उससे तो बेहतर ही हो सकता है आपका विकल्प, लेकिन आपका भी विकल्प मेरे को एक अल्टीमेटम नहीं लग रहा सोल्यूशन। अल्टीमेट सोल्यूशन तो बोल दिया ना, इट विल टेक एटलीस्ट 70-75 ईयर्स, 3 जनरेशन लगेगी अगर आपको चाहिए। क्योंकि लोगों के मन बदल चुके हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ किंग, नोबडी वांट्स टू बी अ सोल्जर, nobody wants to be a subordinate, nobody wants to be in the back। हम पीछे भी खड़े होकर काम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं कि हमें ही नाम दो। लेकिन मुझे ये पता है कि आज के समय में जिस चीज को हम स्थापित करना चाहते हैं, उस चीज को समझने की क्षमता ही नहीं है लोगों में। पुराने समय से लेके आज तक अगर देखा जाए, व्हाट इफ योर कम्युनिटी वैनिशेस आउट, सारे क्षत्रिय खत्म, एक समय ऐसा आता है कि भारत में हिंदू भी नहीं है, कोई कास्ट का नहीं है, तो यह आपको डेंजरस लगता है? नहीं होगी तो फिर भाई नहीं होगी, बहुत सारी सभ्यताएं खत्म हो गई। हमारा तो ड्यूटी ये है ना कि फाइट टिल द एंड। हमारा तो काम ही ना वो लड़ना, तो हम लास्ट तक लड़ लेंगे, हमें लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई एम द लास्ट गाय फाइटिंग, आई विल फाइट, देन मतलब मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता ना, लड़ने में कोई हमें समस्या नहीं है। अ, बात ये होती है कि हमें अगर खत्म होना है, हम खत्म होंगे। अगर हमारी नियति है, हमारा भाग्य है खत्म होना, हम खत्म होंगे। हम नियति से लड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते, लेकिन हम लड़ना अगर हमारा स्वभाव है, लड़ना अगर हमारी कोर है, तो लड़ेंगे ना यार। मतलब जब जो होना है वो तो होगा ही होगा। लड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, किसी भी कॉस्ट पे। किसी कॉस्ट किसी से भी लड़ लेंगे। हम्म, हम कॉम्प्रोमाइज करते नहीं, हमें जो गलत दिखता है हमने तो, लोग मुझको, बहुत सारे लोग कास्टिस्ट कहते हैं। जब मैं अपनी कम्युनिटी के लीडर्स को गरियाता हूँ, तो वो कहते हैं कि ये बिका हुआ है, ये पॉलिटिकल पार्टी बिका। जब मैं पॉलिटिकल पार्टी को गरियाता हूँ, तो मुझे कहते हैं देखो ये कांग्रेसी है। जब मैं कांग्रेस को गरियाता हूँ, तो ये कहते हैं देखो संघी है। कोई मुझे कुछ बता देता है। जब मैं इस्लाम को गाली देता हूँ, तो कहते हैं देखो ये क्या कहते हैं, संघी है। जब मैं हिंदुत्व वालों को गरियाता हूँ, तो कहते हैं देखो ये कटुआ है। यही शब्द आते हैं। ये तो है, समाज में कोई भी हाँ, ऊपर तो उठने की रियलिटी को चाहत जब आप रखता किसी की है। उठा के सामने रख देते हैं, तो होता ही ना। वो उस राजा की कहानी सुनी होगी, जिसको 2 अंग्रेज आते हैं, सिखाते हैं, कि बताते हैं कि देखो ये जो वस्त्र हम आपके लिए बना रहे हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमान लोग देख सकते हैं। राजा नंगा चला जाता प्रजा के सामने। प्रजा कहती वाह वाह, क्या वस्त्र पहना है, कि हम उसको सिर्फ बुद्धिमान लोग देख सकते हैं के नाम पे, कि हम भी बुद्धिमान है। मंत्री कहता है वाह वाह, क्या जगह बनी हुई है। एक बच्चा आता है, वो कहता है राजा तो नंगा है। तो मैं वही बच्चा बनना चाहूंगा जो बोलेगा राजा नंगा है। ऐसे ही, लेकिन कुछ व्यवस्था आज के भी समय में चल रही है। अभी हाल ही में आपने देखा वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कैसे बुर्खा उस लेडी का नीचे अरे किया। तुम जा रही हो एक सरकारी पद को अटेन करने, और उसके बाद में मुंह छिपा के जा रही हो, तो ये तो नहीं चलेगा ना। अगर आप डॉक्टर हैं, और वो भी तो अपना कल्चरल नहीं नहीं, राइट ही कल्चर प्रैक्टिस कर राइट आप रही है, और प्रैक्टिस क्या कर करिए, रही बट है। यू आर एन डॉक्टर। आप प्रदेश स्तर पे एक अवार्ड ले रही हैं, आपको बिल्कुल बिल्कुल एक दायित्व ले रही हैं। आपको बिल्कुल अपना चेहरा दिखा के जाना चाहिए। अगर आपको कल्चर प्रैक्टिस करना है, तो फिर बुर्का पहन के आप घर में पड़ी रहिए। ऐसी बात है तो ठीक है नरेंद्र नहीं, मोदी बनिया कास्ट पे और होकर के राम रुक मंदिर जाइए, का रुक शिलान्यास जाइए, कर सकते हैं, रुक तो एक जाइए, औरत रुक बुर्खा पहन के जाइए, क्यों नहीं अटेंड कर रुक जाइए, सकती है? पूरी बात सुनिए। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जी के बारे में ये बात कही जाती है कि शाम होने पर नीतीश कुमार के सामने अगर एक बांस पे साड़ी लपेट के रख दी जाए, तो वो उस पर भी चढ़ जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, बिहार के ही लोग कहते हैं, उनका बेटा चिल्लाता है। हम्म।
ठीक है, तो अब बाकी नीतीश कुमार खुद कैसे नेता है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार के लोग मुझे यही बता मुझे उनकी कहानी इसी कहानी से याद आई, राजा की बुद्धिमानी से, कि कितनी बुद्धिमानी है। ऑन कैमरा किसी का बुर्का नीचे कर रहे हैं, और फिर क्यों उन्हीं कर के रहे हैं भाई, देखो भाई और ऐसा है उन्हीं के कि पार्टी वाले उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। भाई देखिए बड़ा जोक वही चल तो रहा है इस बोला ना टाइम। कि जब नीतीश कुमार को लोग समर्थन दे सकते हैं, उन आपको उनकी इमोरल चीजें लग रही है उसके समर्थन दे सकते हैं, तो मेरे जैसे आदमी को समर्थन क्यों नहीं मिलेगा? मेरे जैसे आदमी के पीछे लोग क्यों नहीं आएंगे? आदमी ही पीछे लाना सिर्फ एक लक्ष्य थोड़ी ना हो सकता है। आदमियों को पीछे ला करके व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट सब यही बता दूंगा तो कोई फिर उसको भी जाके बेच देगा ना। कुछ प्रोडक्ट सीक्रेट ही रहने चाहिए। दर्शकों, मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ, और बातचीत करके काफ़ी कुछ सीखने को और काफ़ी कुछ समझने को आज हम लोगों ने पाया है। आज हमारे बीच अधिवक्ता ईशान प्रसाद सिंह सेंगर आए थे। इन्होंने छात्र धर्म पे और देश की व्यवस्था पे और प्राचीन काल से कैसे यहाँ तक चीज़ों का खंडन होते आया और इनका आगे का मॉडल क्या है चीज़ों को लेकर के, इन सब चीज़ों पे बात हुई है। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको देखेंगे एंड आप लोग इसको ज़रूर प्रमोट करेंगे। धन्यवाद। जी भैया, एक्सेप्ट करिए ना करिए हम ऐसे ही हैं। ठीक है, नमस्कार।